दोस्तों इस वाले CHO के वीडियो सीरीज में हम लर्न करने वाले हैं आपके जो हम नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं वो एक टॉपिक चल रहा है हमारा। तो उसमें जो है हमने एनसीडीज करे हैं। तो कुछ एनसीडीज में हमने ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जो है शुगर और कैंसर्स के बारे में पढ़ा। अब जो ये वाला टॉपिक है इसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। आपको पता होगा जैसे कि ऑक्यूपेशनल डिजीजेज होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पर्टिकुलर जैसे कोल माइंस में काम कर रहा है या शुगर केन की इंडस्ट्री में काम कर रहा है या ग्लास इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके जो है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो है कुछ डिजीजेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो इस कारण से ये होता है, ठीक है। तो उसमें जो है हमने क्या क्या वो डिजीजेज होती हैं, कैसे कैसे उसके साइन सिम्टम है, कुछ स्पेसिफिक फीचर डिजीजेज हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पर मेंशन करेंगे। मुझसे कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको भी बताएंगे, शायद ताकि सभी लोगों को वो करेक्शन किया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फॉलोइंग व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क। तो एग्रीकल्चरल वर्क से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो एग्रीकल्चरल जो वर्क होता है उसमें आपको पता है टिटनेस भी हो सकता है। टिटनेस कैसे हो सकता है, जैसे कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है आपको जैसे दराती है, यू चुभ गई या उससे कट लग गया, तो उससे क्या हो सकता है, जो क्योंकि एग्रीकल्चर मतलब सॉइल से आपको डील करना है, तो सॉइल में ही टिटनेस का जो है वायरस होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, सॉरी। तो ये जो है लेप्टोस्पाइरोसिस जो है, लेप्टोस्पाइरोसिस भी उसी तरीके का है, ठीक है। उसी प्रकार से एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स का भी आपने सुना होगा कि ये भी एक इसका भी जो है एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिजीज है। एंथ्रेक्स जो है आपका इसका भी जो है स्पोर फॉर्मिंग जो बैक्टीरियम है एंथ्रेक्स, ठीक है। और ये एनिमल जो के कांटेक्ट में रहता है, एनिमल्स को जो है ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चरल वर्क है, तो एग्रीकल्चर मीन्स मोस्ट जो उसमें जो है फार्मर्स का आपकी खेती और जो है आपका कैटल रियरिंग से होता है, ठीक है, संबंध, ठीक। तो इसलिए सभी इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो एंथ्रेक्स का आपको पता भी होगा, ये बैसिलस एंथ्रेक्स इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है आपका एज ए बायोलॉजिकल वेपन भी यूज किया जाता है, ठीक है, पहले से, ठीक है। और आपको इसका ये जो लेप्टो का जो एक टर्म और दिया है यहाँ पर, लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है। लेप्टोस्पाइरोसिस क्या है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि स्प्रेड होता है यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल से, ठीक है। कोई अगर इन्फेक्टेड एनिमल है वो यूरिन करके किसी की फार्मर के खेत में, और फार्मर जो है डायरेक्टली नेकेड जो है पाँव से उसमें या फुट उसमें कोई चप्पल वप्पल नहीं पहने हैं, तो वो उससे क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ वर्क प्लेस बिटवीन कितना होना चाहिए। तो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है वर्क प्लेस का होना चाहिए, ठीक है। उससे कम या ज्यादा जो है हार्मफुल रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड, जूनोटिक डिजीज आर कॉमन अमंग एग्रीकल्चरल वर्क एंड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद। तो जूनोटिक जो है जूनोटिक मतलब जो एनिमल्स से आते हैं, तो एग्रीकल्चरल वर्कर है किसके कांटेक्ट में आएगा, एनिमल्स के कांटेक्ट में, ठीक है। तो तब क्या होता है, जूनोटिक डिजीजेज अकर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज। लेड पॉइजनिंग जो है प्लम्बिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेड पॉइजनिंग को हम बोलते हैं प्लम्बिज्म, ठीक। जहां पर भी प्लम्ब शब्द आएगा तो उसको आप जो है लेड पॉइजनिंग से या लेड से जो है रिलेट करोगे, ठीक है। एक है इसमें टैबैकोसिस, ठीक है। टैबैकोसिस मतलब जो लंग्स में जो टैबैको के कारण जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेंच फूट इज अकर्स ड्यू टू। तो ट्रेंच फूट जो है किस में होता है, ये होता है आपका कोल्ड में, ठीक है। जहाँ एक्सेसिव जो टेम्परेचर जो है लो होता है, तो वहां पर क्या होता है आपका जो है ट्रेंच फूट होता है, ठीक है। तो ट्रेंच फूट क्या है, ये एक इमर्सन, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, इमर्सन फूट सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक है। और जो है एक सीरियस कंडीशन है जो कि रिजल्ट करती है फीट बीइंग वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर आपका पाँव जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है में है या गीला है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये सिंड्रोम आ जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो
ये बीमारी कब इमर्ज हुई थी, जो सोल्जर्स जो वॉर में जो रहते हैं बहुत टाइम तक जो है उनके फूट जो है शूज के अंदर रहते हैं, तो क्या होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, तो एक मॉइस्चर क्रिएट रहता है वहाँ पर, तो उस कारण जो है इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड डस्ट कॉज्ड विच डिजीज, तो कोल्ड एक्स से होती है आपकी एंथ्रेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर केन डस्ट कॉज विच डिजीज। ठीक है, बैगोसिस। ठीक है, बैगोसिस होता है शुगर केन से। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करोगे, बैगोसिस। ठीक है, बैगोसिस में शुगर एस शुगर और बैगोसिस में एस। ठीक है, ट्रिपल एस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे। और एक और होता है बाइसिनोसिस। ठीक है, बाइसिनोसिस। ठीक है, यहाँ नीचे आ रखा है, तो इसको भी साथ साथ में देख लो। तो बाइसिनोसिस होता है कॉटन से। ठीक है, ठीक, अब आप इसको याद कर लीजिए। याद करने का आप थोड़ा सा आपको मेथड खुद के इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, बैगोसिस तो ये होता है शुगर शुगर केन डस्ट से। ठीक है, और कॉटन डस्ट से क्या होता है, बाइसिनोसिस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर करने हैं, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। अगर जिसने सही कर लिया उसके 1 नंबर, जिसने नहीं किया उसके -नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना लीजिए अपना। शुगर केन जो डस्ट है और कॉटन डस्ट, आप या आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले मैंने आपको शुगर केन डस्ट पढ़ाया है, तो उसका था, मैंने बोला था बैगोसिस। ठीक है, ठीक, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कॉटन डस्ट, तो उसका हो जाएगा बाई। देखो पहले क्या होता है, हाई देन होती है बाई। ठीक है, तो बाई किस में बोला मैंने, बाद में कॉटन पढ़ाया तो बाई बोला ना, तो बाई सिनोसिस। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस फॉर्मर्स लंग इज कॉज बाय, तो ये फॉर्मर्स लंग जो है, फार्मर्स होना चाहिए इसका, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है। तो फार्मर्स जो लंग है, ये डिजीज जो है, ये कंडीशन किसके कारण होती है, हे ग्रेन डस्ट। ठीक है, हे ग्रेन डस्ट यानी जो धान हान जो हम उसको वो करते हैं ना, तो उस टाइम पर जो डस्ट आती है वो इनहेल कर लेता है कोई भी व्यक्ति जो उसमें काम कर रहा है, तो हे ग्रेन डस्ट से जो होता है उसको बोलते हैं फार्मर्स लंग डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो ये नॉइज होना चाहिए था। ठीक है, नॉइज का जो रिकमेंडेड लेवल है वो है 85 डेसिबल। अगर 85 डेसिबल से ऊपर है तो देन इट इज कमिंग इन द साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन, तो एसिड रेन से क्या समझते हैं, तो रेनिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम स्काई। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्काई से रेनिंग कर रही है, तो मतलब कैसे रेन कर रही है आपको पता है, जो अनबर्न्ड जो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा H2SO4, और ये करेगा तो क्या बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये दोनों जो है सल्फर रेन, क्योंकि एसिड ही है, ये भी एसिड है, तो ये जब इस तरह की रिएक्शंस होते हैं तो क्लाउड के साथ जो है, रेन के साथ जो है, ये एसिड रेन के तौर पर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 12th, डेंजरस लेवल ऑफ ब्लड लेड पॉइजनिंग। ब्लड लेड पॉइजनिंग के डेंजरस लेवल कितने हैं, 650 मिली सेंटीग्राम पर 100 ml। ठीक है, 650 मिली सेंटीग्राम पर 100 ml जो है डेंजरस लेवल होते हैं ब्लड लेड पॉइजनिंग के। ठीक हो गया, नेक्स्ट है एम्प्लॉयज फंड एक्ट स्टार्टेड इन, तो एम्प्लॉयज जो फंड एक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1952 में जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोफेशनल डिजीज आर एक्सेप्ट, तो जो बंदे जो कंप्यूटर में काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या हो सकता है, बैक एक हो सकता है क्योंकि एक ही पोजीशन में रहे हैं। ठीक है, इंसोम्निया हो सकता है क्योंकि हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं तो आंखों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। और आईज आर द की टू स्लीप, आईज आर द की टू स्लीप यानी आंखें बता देती हैं व्यक्ति को नींद आ रही है क्या। तो इंसोम्निया जो है कंप्यूटर प्रोफेशनल को कॉमन सी बात है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है एक कॉमन जो हमारा पोस्चरल जो रहता है ऑर्थो वालों के पास जो है काफ़ी पेशेंट आते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, तो उसमें जो है हम बहुत टाइम पर कंप्यूटर कीबोर्ड पर काम करते हैं या अपना माउस चलाते हैं, तो क्या होता है कि एक हमारी जो मसल्स हैं हाथ की या नर्व्स हैं वो क्या हो जाती है, एक स्टेट में आ जाती हैं कि भैया वो जो है दूसरा चीज अगर आप करोगे तो एकदम स्ट्रेस बढ़ता है, तो जो इनमोबिलिटी हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ के
जो जॉइंट्स हैं या जो वहाँ की मसल्स हैं, ठीक है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, उस कारण एक्सेसिव जो पेन आता है, इसी कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 15th इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड कॉजेज। तो सिलिका डस्ट है तो सिलिकोसिस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ऊपर बाइसिनोसिस और बाइसिनोसिस, तो बाई मैंने बोला था कॉटन में, ठीक है, और बैगो सीओसिस, ठीक है, ये बनाया था मैंने आपको शुगर केन वाले डस्ट में, ठीक है, कॉटन डस्ट था शुगर, तो सिलिका में सिलिकोसिस हो जाएगा, ठीक है। 16th क्वेश्चन है फ्रॉस्ट बाइट डिजीज कंडीशन पॉजिटिव एजेंट वॉज। तो फ्रॉस्ट बाइट में जो है इसको मैंने बोला था अभी ट्रेंच ट्रेंच सिंड्रोम हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा वेट और मॉइस्चर में रहता है कोई भी बंदा, तो वो कोल्ड होता है, ज़्यादातर जो है आर्मी पर्सनल्स को जो है ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, तो एज ए जीएस क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948 में आया था, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज आप पढ़ रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आपको पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल जो है नॉर्म्स क्या है, कितने में एक जैसे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ठीक है, कितने उस स्पेस में काम, क्या उसका वेंटिलेशन होना चाहिए, ये थोड़े थोड़े नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या हमारे जो लेबर्स लॉ हैं, ठीक है, वेजेस लॉ हैं, उनके आवर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन है टर्शरी प्रिकॉशन इन ऑक्यूपेशन हैजार्ड। तो टर्शरी प्रिकॉशन में क्या क्या आता है, वो आता है आपका डिसेबिलिटी जो लिमिटेशन है और रिहेबिलिटेशन, सभी में जो है जितने भी हमारे टर्शरी जो होते हैं उसमें आपका रिहेबिलिटेशन, आपका डिसेबिलिटी जो है उसको प्रिवेंशन, और लिमिटेशन को जो है जो उसकी कोई भी लिमिटेशंस है उसको जो है कम से कम रखने का, ठीक है। तो ये 18th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th मोस्ट कॉमन कैंसर ड्यू टू ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से हो सकते हैं, एक तो स्किन हो सकता है, जब एक्सेसिव हम टेम्परेचर, जहाँ भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, हॉट फर्नेसेस होते हैं, जैसे आयरन की भट्टी होगी, ठीक है, तो उस टाइप के उसमें जो है, या एक्सपोजर हो रहा है हमारा कहीं पर सन के साथ या हीट के साथ या कोई केमिकल्स के साथ, वो भी स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लंग्स में भी वही होता है, जैसे कोल माइनिंग में है तो वहाँ पर हार्मफुल गैसेज आती है या डस्ट आती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन और जो है ब्लैडर, ठीक है, तो ये सारी जो है हमारे कैंसर वहां पर के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल डिजीज टू द एग्रीकल्चर वर्क आर। तो इसमें एंथ्रेक्स होता है, टिटनेस भी होता है, लेप्टोस्पायरोसिस होता है, वेरिकोज वेन जो है ये नहीं होता है, ठीक है। वेरिकोज वेन जो है आपका ये भी एक पोस्चरल जो मतलब बहुत लंबे टाइम तक जो खड़े रहता है आदमी, ठीक है, तो उसको वेरिकोज वेन हो जाता है, ठीक है, यानी एक टाइप की वेन में जो है सूजन आ जाना, ठीक है, वो आपको अलग ही दिखेगा, मतलब एक प्रोमिनेंट हो जाएगी वेन, जैसे हम जो आईवी कैनुला लगाते हैं उसी टाइम क्या करते हैं वेन बनाते हैं ना, तो यहाँ ऑलरेडी वेन जो है इस टाइप में अजीब टाइप की हो जाएगी, ठीक है, उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, मतलब बहुत सारे, ठीक है, मोटा मोटा सा लगेगा, ठीक। नेक्स्ट है 21st कैडमियम पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू। तो कैडमियम जो है मेटल कंपाउंड है एक, तो इसके कारण जो है ये पॉइजनिंग हो गई कैडमियम, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिकोसिस कॉज ड्यू टू। तो सिलिकोसिस सिलिका से होगी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एज एक्ट। तो मिनिमम एज नहीं है, मिनिमम वेज होना चाहिए, वेज, वेज मतलब जो हम कि दिहाड़ी मजदूरी या जो भी उसका पर डे का जो काम करता है व्यक्ति, तो उसका जो जितना भी पर डे का जो सैलरी है उसे हम वेज बोलेंगे, ठीक है। तो 1948 में जो है वेजेस एक्ट आया था, ठीक है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए डेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है एक तो आपका प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, या प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जो है ऑप्शन बी एंड ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट डिजीज कॉज ड्यू टू। तो ऑक्यूपेशनल जो कैटरेक्ट डिजीज है किससे कॉज होती है, फिजिकल एजेंट, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल जो कैटरेक्ट डिजीज होती है वो फिजिकल एजेंट से होती है। कैटरेक्ट में आपको बता चुका हूँ जो कि आपका क्या होता है, आई जो का लेंथ होता है उसमें क्या हो जाती है, ब्लरिंग हो जाती है, ठीक है।
तो ये फिजिकल एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्मोकी क्लाइमेट है, डस्टी क्लाइमेट है, ठीक है, या वहाँ पर बहुत हैवी लाइट चल रही है, या आपका एक्सपोजर हो रहा है हीट से, ठीक है, या केमिकल्स वहाँ पर फ्यूम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ये ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। अब देख लेते हैं हम कुछ मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं कॉमनली, ठीक है, इनसे जो एमसीक्यूज बनते हैं जो कि मोस्ट कॉमन रहते हैं, वही क्वेश्चंस हम करा रहे हैं आपको। तो व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर सब्सटेंस अब्यूज? तो सब्सटेंस अब्यूज से पहले क्या समझते हैं आप? जैसे कोई ड्रग है, ठीक है, कोई हीरोइन जो लेता है, ठीक है, या कोई आपका चरस का जो नशा करता है, तो ड्रग अब्यूज मतलब क्या है, जो उसका एक्सेस में यूज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एक लत पड़ जा रही है, उसको हैबिट बन जा रही है, ठीक है, और जब उसको नहीं मिल रहा तो उससे क्या हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी जो है डिस्टर्ब रह रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज, ठीक। तो जो रिस्क फैक्टर क्या क्या है जो कि सब्सटेंस अब्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तो सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी होता है, ठीक है, पुअर सेल्फ स्टीम वाला अगर वो बंदा है। तीसरा क्या है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो ये तीनों जो कारण हैं आपके सब्सटेंस अब्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी हो सकता है, ठीक है, उसकी अगर लिटरेसी लेवल सही नहीं है, ठीक है, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत वीक है, या उसकी कुछ ऐसी करेक्टरलेस वो इंसान है, ठीक है, कहीं भी थीपिंग वगैरह करता है, बहुत चीज़ें हैं जो कि सब्सटेंस अब्यूज को रिस्क फैक्टर के तौर पर रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी, ठीक है, ओपियोइड अगर टॉक्सिसिटी है तो क्या क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल होगी, और रेस्पिरेटरी सप्रेशन। तीनों जो है जो है हाइपोटेंशन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल एंड रेस्पिरेटरी सप्रेशन ओपियोइड टॉक्सिसिटी के जो है कॉमन जो है सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन अल्कोहल पेशेंट। तो जो अल्कोहल पेशेंट है उनमें जो है थायमीन की डेफिशिएंसी होती है, और थायमीन क्या है, B1, विटामिन B1, ठीक है, थायमीन की जो है कमी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल। तो विड्रॉल, सपोज कोई बंदा पहले अल्कोहल पीता था, अब वो नहीं लेता है, तो उसको क्या क्या सिम्टम्स बोलेंगे, तो वो जो सारे सिम्टम्स हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो उसमें क्या है, ट्रिमर्स होंगे, ट्रिमर्स मतलब शेकिंग, शिवरिंग, ठीक है, झटके टाइप के लगेंगे, ठीक है, काम कंपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरगेटफुलनेस होगी, उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है सी, डेल्यूजन्स एंड हेलुजिनेशंस भी महसूस होंगे, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि मुझे कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पहले से जो है नशे का आदी बन चुका था, अब उसे मिल नहीं रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए उस टाइप के उसके माइंड में थॉट्स वगैरह आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है विड्रॉल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा और भी होता है, ठीक है। तो अभी मेन जो है यहाँ पर ABC जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ केयर बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो मेंटल हेल्थ केयर बिल जो है राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 19 अगस्त 2003 में, ठीक है। और मेंटल हेल्थ एक्ट आपका कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए, 19 जो है 87 में, ठीक है। और उसी प्रकार से मेंटल जो हेल्थ आपका प्रोग्राम है वो 1982 में आया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और ये जो है हेल्थ केयर बिल जो है मेंटल पर्सन्स के लिए जो है 19 अगस्त 2013 को राज्यसभा में लाया गया था, ठीक। मोस्ट कॉमन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म को आप ट्रीट, जो भी पर्सन होता है उसको आपको पता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, डाइसल्फिराम जो है थेरेपी जो है चलाई जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंटल हेल्थ एक्ट मैं आपको बता चुका हूँ 1987, और 1982 जो ऑप्शन दे रखा है इसमें मेंटल हेल्थ MHP मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, ADHD का मतलब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD क्या है, तो इसमें से आप देखिए थॉट डिसऑर्डर नहीं है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, और हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं है, हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय हाइपोकाइनेटिक? काइनेटिक का मतलब होता है जो जो मूवमेंट में है, तो यहाँ पर क्या होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो हाइपोकाइनेटिक जो है, हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर जो है यानी जो स्लो जो है जिसमें कि वो होती है, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक, उसे बोलते हैं हम
हाइपोकाइनेटिक। तो एडीएचडी अगर किसी को होगा, जैसे वो अटेंशन डेफिसिट, मतलब उसको जो तुम्हारे सामने वो तुम्हें देख रहा होगा और तुम उससे बात कर रहे होगे, लेकिन उससे थोड़ी देर में तुम पूछोगे कि यार मैंने इस टॉपिक पे तुमसे बात करी थी, तो उससे कुछ तुम्हारे बातों का ध्यान ही नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, स्कीजोफ्रीनिया इज ए टाइप ऑफ। तो स्कीजोफ्रीनिया जो है क्या है, क्या टाइप है, तो यह है एक थॉट डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, थॉट डिसऑर्डर है स्कीजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ स्कीजोफ्रेनिया। तो स्कीजोफ्रेनिया जो है मोस्टली जो है आपका कब होता है, वैसे भी स्कीजोफ्रेनिया को आपको अगर तोड़ोगे तो स्कीजो मीन्स स्प्लिट, स्प्लिट माइंड। ठीक है, तो जो है आप इस जो ऑनसेट होता है एडोलेसेंस एज में जो है फ्रीक्वेंट पीरियड जो होते हैं ऑनसेट इसके देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस विथ नो बेसिस इन रियलिटी। तो सेंसरी परसेप्शंस है और उनका कोई ताल्लुकात नहीं है वास्तविकता से, तो वो बोलेंगे हेल्यूजिनेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों टर्म्स आ गए हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं आपको इनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेल्यूजन क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है। ठीक है, सपोज आप कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट को आप कॉफ़ी पिला रहे हो, अगर उसका मन में ये बिलीफ है कि यार आप कॉफ़ी मुझे, वो सोच रहा है कि ये कॉफ़ी नहीं उसमें जहर डाल के पिला रहा है, तो उसको क्या है, डेल्यूजन है, यानी उसका थॉट जो है फिक्स हो चुका है कि भैया इसमें तो जहर है इसलिए मैंने नहीं पीनी है। ठीक है, वो तुमसे बहस करेगा, चाहे तुम कितने ही तर्क दे दो उसको, वो समझेगा नहीं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेल्यूजन। ठीक है, उसी प्रकार से एक होता है इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन मीन्स मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ऑफ एनी थिंग इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सपोज आप एक रस्सी है, रस्सी को कोई बंदा अंधेरे में अगर देखेगा तो क्या होगा, मिस इंटरप्रेट कर लेगा ना कि यार ये रस्सी नहीं सांप है, तो डेट इज कॉल्ड एज इल्यूजन। ठीक है, सिंपली भाषा में मैंने आपको बताया है इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन में अंतर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म इज। तो अदर पीपल विल हार्म इज, तो ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, पैरानॉइड। ठीक है, पैरानॉइड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, जैसे आपने काफी मूवीज देखी होंगी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली, तो पैरानॉर्मल का ही मतलब है कि डरावना। ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि डरा रहा है मुझे कोई पर्सन, ठीक है, और मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, तो पैरानॉइड। ठीक है, उसी प्रकार से अन्य भी यहाँ पर होते हैं, साइक्लोथेमिक होता है, हाइपोमेनिक होता है। ठीक है, ये आप जब साइकेट्रिक वाला जो हम मेंटल हेल्थ और जो वाली जो डिजीजेज हैं वो पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको इसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। तो साइक्लोथेमिक जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक ऐसा मूड डिसऑर्डर जिसमें कि इमोशनल हाइज भी होंगे और इमोशनल लोज भी होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मूड शिफ्ट होता है इन साइक्लोथीमिया। ठीक है, और ये है कि इससे जो है हमारी डेली लाइफ में जो है नॉर्मल जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो क्या हो सकती हैं, हैम्पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोथीमिक, जो है क्या होता है, एक्सट्रीम जो है हाईज होते हैं, एक्सट्रीम जो है लोज होते हैं इमोशनल बेसिस पे। ठीक है, और हाइपोमैनिक का मतलब होता है मैनिक, हाइपोमैनिक। ठीक है, हाइपोमैनिक का होता है एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, आपको पता है मेनिया में डिप्रेशन और आपका मेनिया आता है। ठीक है, मेनिया मीन्स किसी चीज के लिए एक्सट्रीम जो है वो करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ठीक है, तो हाइपोमैनिक एपिसोड मतलब जिसमें कि यू मे फील वेरी हैप्पी और वेरी इरिटेबल। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक होता है मिलेनकोलिक। मिलेनकोलिक क्या है, एक टाइप ऑफ आई थिंक सो पर्सनालिटी है, मिलेनकोलिक। ठीक है, तो मिलेनकोलिक जो है आपका एक टाइप ऑफ डिप्रेशन भी है होता है। ठीक है, और ये मेजर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, और ये प्रोफाउंड प्रेजेंटेशन ऑफ सीवियर डिप्रेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो है
बहुत लो जो है पेशेंट की वो रहती है, ठीक है, डाउन रहता है वो मॉर्निंग में, ठीक है, एपिटाइट नहीं, वो वेट लॉस हो जाता है, बैड स्लीप, और ठीक है, तो और ये सारी सुसाइड की थिंकिंग ये वगैरह सारे मेलांकोलिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। बाकी जो है मैं आपको डिटेल में जब मैं वो कराऊंगा आपको मेंटल हेल्थ वाले जो डिजीज चैप्टर है वो कराऊंगा, तो वहां पर आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इनमें से कौन सा कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस नहीं है? तो हेलुसिनेशन जो है, कॉन्शियसनेस जो है इसमें होती ही नहीं है, इसमें अनकॉन्शियस रहता है हमारा आदमी, मतलब वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ पता ही नहीं है उसके, मतलब नॉलेज में नहीं है, ठीक है। दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन, ठीक है। हेलुसिनेशन मोस्टली जो है साइकेट्रिक कंडीशंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से स्ट्यूपर होता है। स्ट्यूपर का मतलब होता है इस टाइप की अनकॉन्शियस, जिसमें कि लगभग बेहोशी या मानसिक जड़ता की स्थिति जो है स्ट्यूपर कहलाती है, ठीक है। यानी एक स्टेट ऑफ बीइंग नियरली अनकॉन्शियस और बीइंग अनएबल टू थिंक प्रॉपर्ली, ठीक है। बाकी आप कोमा तो आप जानते ही हैं, जो पर्सन जो है सांसें ले रहा है बट मेंटली और मतलब उसका माइंड जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अल्कोहल विड्रॉल में आपको डाइसल्फिराम दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट इज टर्म है, तो ठीक है, तो इसी तरीके से और भी फियर है आपको पता होनी चाहिए। तो हाइट का जो फियर होता है वो आप देख सकते हैं ऑप्शन में एक्रोफीबिया कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक्वाफोबिया जो है, एक्वाफोबिया जो है वो क्या होता है? एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। तो एक्वाफोबिया जो है, जो लोग वाटर से जो है एंजाइटी वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और या जो उससे डरते हैं, वाटर के जो भी सोर्स है, ठीक है, चाहे वो पॉन्ड के खिलाए या स्विमिंग वगैरह करने को कहा, तो उनको एक्वाफोबिया है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। उसी प्रकार से पायरोफोबिया होता है, ठीक है। पायरोफोबिया का मतलब होता है आपका फियर ऑफ फायर। पायरो मीन्स जो है हीट होते ही, तो हीट किससे निकलती है? आग से, तो फियर ऑफ फायर जो है पायरोफोबिया हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आपका होता है आपका आइसलो आइसोलोफोबिया, ठीक है। आइसोलोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग आइसोलेटेड। जो बंदा अकेला रह रहा है उसको इसका डर है कि मैं अकेला हो गया हूँ, ठीक है, मैं कैसे किससे बात करूंगा, क्या है, तो आइसोलोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय। तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर है वो किससे कॉज होता है ये पूछ रहा है। तो एंजाइटी जो भी है आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इन्वायरमेंटल भी हैं, और एडवर्स चाइल्डहुड अगर आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो उसमें भी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, ए लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय डिफिकल्टी इन रीडिंग, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन रीडिंग से जो लर्निंग डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो है डिसग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया आपका होता है जिसमें कि डबल राइटिंग होती है, ट्रबल जो है राइटिंग में, ठीक है। उसको ग्राफिया मीन्स डिफिकल्टी इन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग अगर उसको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। और इसमें जो है एक चैलेंज है उसकी स्किल्स के लिए, जिसमें कि वो चाहे या तो राइटिंग में मिस्टेक करेगा या उसको स्पेलिंग में मिस्टेक करेगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। उसी प्रकार से डिसकैलकुलिया मतलब डिस मतलब डिफिकल्टी, जहाँ पर भी डिस लगेगा तो डिफिकल्टी के लिए यूज होगा। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, ठीक है, जिसको डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन होगी वो डिस वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एपीडी जो है यहाँ पर फुल फॉर्म, एपीडी का फुल फॉर्म जो रहता है वो होता है क्या? एसिड पेप्टिक डिजीज, ठीक है, एसिड पेप्टिक डिजीज बोलते हैं एपीडी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए। ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव, ओ बी ई एस एस आई, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में दे ये टेंड टू बी सीन यूजुअली इन, तो किस में देखने को मिलता है? बोथ ए एंड बी, ठीक है, चाइल्डहुड में भी और एडोलेसेंस में भी। ऑब्सेशन किसी प्रति, जैसे कोई आदमी सोचता है कि मैंने हैंड वॉश नहीं करा है तो मेरे हाथ में क्या है, जर्म्स हैं, तो वो क्या करता है, बार बार कोई भी एक्टिविटी होने से पहले
हैंड वॉश होगा, भले ही उसने हैंड वॉश कर भी लिया फिर भी वो सोचेगा यार कुछ एक आध जर्म्स रह गए हैं। तो जो थॉट है उसे हम बोलेंगे ऑब्सेशन, और जो एक्टिविटी उस थॉट को कंपनसेट करने के लिए बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कंपल्सन। तो ये रेगुलर एक क्या चलता है, साइकिल चलती है, तो इसको ही क्या नाम दिया जाता है, डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कई बार होता है, जैसे ओसीडी का जो एग्जांपल है, जैसे कई बार हम ऑफिस को निकलते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं, हमारे माइंड में रहता है कि यार हमने गैस चूल्हा बंद करा नहीं करा, या कमरे से हम ताला लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कई बार हमने रूम की लाइट बंद करी या नहीं करी, या पंखा तो खोला नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ओसीडी के अंदर आती है। और मैं एक साइंटिफिक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, जितने भी मतलब वर्ल्ड में जो लोग हैं ऑलमोस्ट सभी को जो है ओसीडी कभी ना कभी उनको अपनी एक्टिविटीज में, डेली एक्टिविटीज में महसूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं 19th क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर ओसीडी। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है, एक तो कोई फैमिली हिस्ट्री अगर रही है, जितने भी आपके साइकेट्रिक डिजीज होंगे ना सब में जो है फैमिली हिस्ट्री आपके मेन रोल प्ले करेगी, प्लस आपका जेनेटिक जो है फैक्टर भी जो है मेन आपका रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर ओसीडी जो है आपका फैमिली हिस्ट्री हो गया, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन हो गया। तो सारे जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं ओसीडी के। ठीक है, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च इन ईयर। तो नेशनल मेंटल हेल्थ मैंने पहले ही बोल दिया, एनएमएचपी जो है ये आपको पता होना चाहिए। और आपका नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 1987 में आया था। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहले प्रोग्राम आया था फिर उसके बाद एक्ट बना था। ठीक है, मेजर 21st क्वेश्चन है, मेजर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विद एडीएचडी। तो एडीएचडी मैंने बोला था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये जो है उसका फुल फॉर्म पहले डिस्कस कर लिया। तो ये क्या है, मेजर बिहेवियरल जो कैरेक्टरिस्टिक होगा एडीएचडी का क्या होगा, ओवर रिएक्शन टू स्टिमुलाई। ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई है हम उसके प्रति क्या करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, कंडीशन इंडिकेटिंग एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन इज। तो कोई बंदा है अगर उसको परसेप्शन में एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया था, तो उसे हम बोलते हैं इल्यूजन। तो उस टर्म को बोलेंगे इल्यूजन। ठीक है, मैंने हेलुसिनेशन और इल्यूजन और आपका डेल्यूजन जो है तीन को क्लियर कराए थे। ठीक है, बैक कर लीजिएगा वीडियो, आपको मिल जाएगा। ठीक, और उसी प्रकार से कंपल्सन भी मैंने बता दिया है ओसीडी में क्या होता है करके। ठीक है, कंपल्सन भी बता दिया, ऑब्सेशन का भी बता दिया एग्जाम्पल। ठीक है, और परसिक्यूशन आपको बता देते हैं। परसिक्यूशन क्या होता है, जितने भी साइकेट्रिक टर्म है, आप अगर आपके पास कोई साइकेट्रिक की बुक है तो उसमें समरी में जो है ये सारे जो कीवर्ड्स है ना ये दिए रहते हैं। ठीक है, और कई बार जो है सवाल आपके कीवर्ड से ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है आप हर चीज याद किए, तो कहीं पर आपको कीवर्ड अगर पता है तो परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, अत्याचार या उत्पीड़न। ठीक है, तो जो एबनॉर्मलिटी ये परसेप्शन की है तो क्या है, इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है अल्जाइमर परसेप्शन, मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, अल्जाइमर्स डिजीज एसोसिएटेड विद। तो अल्जाइमर की डिजीज जो है किससे एसोसिएटेड होती है, डिमेंशिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, और जनरली अल्जाइमर जो है ये ओल्ड एज में सीन होता है, ओल्ड एज जो पीपल है। ठीक है, डिमेंशिया इसमें में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया लिटरली मीन। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है मैंने अभी आपको ऊपर इसको बोला था स्प्लिट माइंड। ठीक है, स्प्लिट माइंड इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करे मेंटल हेल्थ से संबंधित कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ एक्ट प्रोग्राम और डिसऑर्डर सब्सटेंस अब्यूज, कुछ कॉमन जो हमने क्वेश्चन करे हैं। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे ये वाले से क्वेश्चन नंबर 1 से, तो ये करेंगे हम एल्डरली केयर से संबंधित जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एल्डरली कौन होते हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर के होते हैं। ठीक है, एज्ड होते हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और उनके केयर संबंधित। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। देयर आर टू देयर आर बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एल्डर। तो टू ब्रॉड कैटेगरी कौन से हैं, देखो हमने एल्डरली तो बोल दिया कि भैया आपका 60 से
ऊपर वाले को हम एल्डरली बोलेंगे 70 ईयर्स, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी जो है 2 कैटेगरी में हो जाता है, एक तो 60 से आपका 75 और एक हो जाता है 75 से ऊपर, ठीक है। तो ग्रेटर देन 75, तो ये 2 कैटेगरी हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है द 60 टू 75 ईयर्स यंग ओल्ड पीपल आर। तो 60 टू 75 ईयर्स यंग ओल्ड पीपल आर कंपैरेटिवली फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली अलर्ट होते हैं, ठीक है। ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है इन लोगों का। ये क्या होता है, फिजिकली एक्टिव रहते हैं और मेंटली अलर्ट भी रहते हैं, ठीक है। बेड रिटर्न नहीं होते हैं, फिजिकली फ्राइल विथ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन 2, जो क्वेश्चन 2 है उसका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, GFR इन 90 ईयर्स ऑफ एज। तो GFR क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, GFR, ठीक है। तो ये क्या है, GFR इन 90 डेज ऑफ एज डिक्लाइंस नियरली 50%, ठीक है। GFR जो है 50% जो है डिक्लाइन करता है, ठीक है। नॉर्मली जो GFR होता है वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनली आई डिसऑर्डर इन एल्डरली। तो कॉमनली जो आई डिसऑर्डर होता है, आपको पता है कैटरैक्ट, कई बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। कैटरैक्ट मीन्स जो है आपकी जो आई है, आई का जो लेंस है उसमें क्या हो जाता है, ब्लरीनेस आ जाती है, ठीक है, ब्लरनेस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिफ्थ है एल्डरली एज स्टार्टेड आफ्टर। तो एल्डरली जो है किनको बोलेंगे हम, 60 ईयर्स से अबव को बोलेंगे, यानी इनको सीनियर सिटीजन भी बोला जाता है, ठीक है। और उनकी 2 कैटेगरी, 60 से 75 और 75 से ऊपर, ठीक है। तो ये मेन्यूपॉज टेक प्लेस एट एज ऑफ। तो मेन्यूपॉज जो है किसमें, वुमेन्स में, जब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाती है आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो कौन सा टाइम है, 40 एंड 50 ईयर्स, जनरली 45 ईयर्स से 50 ईयर्स में देखते हैं। तो ऑन एन एवरेज 40 एंड 50 ईयर्स हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ओल्ड एज द कॉमन डिसऑर्डर ऑफ जीआई ट्रैक्ट इंक्लूड। तो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में कॉमन डिसऑर्डर जीआई ट्रैक्ट के क्या क्या हो सकते हैं, आपको पता है। ओल्ड एज के साथ हमारे जो है सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, सारे हमारी डाइजेशन जो है वीक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कॉमन जो है पेप्टिक अल्सर भी होगा, नेसेट गैस्ट्रोपैथी भी होगा, हाइटस हर्निया, सारे के सारे हो जितनी बीमारियां हैं ओल्ड एज में आती हैं, क्योंकि हम उतना अच्छा खा नहीं पाते, उतना अच्छा पचा नहीं पाते, ठीक है। तो हमारे पास जो है इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो जाती है। और ऑलरेडी जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल, जब अप टू जब से हम पैदा हुए, जब से हमने होश संभाला, तब से हम जब से 60 ईयर्स के हो रहे हैं, तब तक हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। तो ओल्ड एज में डेफिनेट सी बात है बीमारियां होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, 8th क्वेश्चन है, कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। तो कॉमन जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, रिमोटॉयड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस भी, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, आपका जो डेंसनेस है बोन की, वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। बोन डेंसिटी लेस हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो ऑस्टियो मीन्स आपका बोन, अर्थराइटिस मीन जॉइंट, ठीक है। तो एन अर्थराइटिस मतलब बोन की जो जॉइंट पर जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई, ठीक है। रिमोटॉइड अर्थराइटिस मतलब रिमोटॉइड जो फैक्टर होता है आपका, RH फैक्टर जो होता है, ये बीटा हिमोलाइटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण जो है होता है, ठीक है। जैसे रिमोटॉइड हार्ट डिजीज है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th, द एल्डरली ब्लैडर कैपेसिटी डिक्रीज टू अबाउट। तो जो है हमारा जो नॉर्मल जो ब्लैडर कैपेसिटी होता है 700 ml होती है वैसे, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये ब्लैडर जो है 250 ml का ही हो जाता है। तभी क्या होता है कि यूरिन लीकेज, और जैसे कहते हैं ना हमारे, जैसे आपका जो छोटा बच्चा होता है घर में और बड़ा जो बुढ़ा होता है, बुजुर्ग होता है, वो दोनों समान होते हैं, ठीक है। उसका दिल भी बच्चे जैसा ही होता है, वो भी वैसी हरकतें करता है। तो 250 ml उसका ब्लैडर हो जाता है। तो कई कई बार क्या होता है,
उनको जैसे कोई फंक्शन वगैरह में जाते हो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आजकल तो क्या हो गया कि अडल्ट डायपर्स भी आने लग गए हैं, ठीक है? तो समय के हिसाब से जो है चीज़ें चीज़ें जो है चेंजेज़ होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर अफेक्ट द मेमोरी ऑफ ओल्ड पर्सन। तो मेमोरी ऑफ ओल्ड पर्सन कौन सा अफेक्ट करता है? तो वो होता है डिमेंशिया, ठीक है? डिमेंशिया जो है मेमोरी डिसऑर्डर है जिसमें कि मेमोरी लॉस हो जाता है, ओल्ड पर्सन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। तो CHF होता है कार्डियो कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है? ये क्यों होता है? क्योंकि हार्ट मसल जो हो जाती है वीक हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी थोड़ा डैमेज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बीपी हाई रहता है। तो ये सारे फैक्टर जो है इंटर रिलेटेड हैं। तो इससे क्या होता है, हार्ट अल्टीमेटली उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है और वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की ओर चले जाता है, यानी उसमें जो है कोई जो है आपका चैम्बर या कोई वॉल्व भी जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ एल्डरली, तो जो COPD होता है यानी कोरोनरी COPD जो होता है, ठीक है? कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव, C फॉर कोरोनरी, BO फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है? COPD, ठीक है? COPD में जो है रेस्पिरेटरी डिजीज है कॉमन जो है, इसमें जो है COPD में जो है आपका आई थिंक सो आपने अगर COPD के पेशेंट जो है मेडिसिन जो वार्ड होते हैं वहाँ पर आपने ट्रीट भी किया होगा, मेडिकेशंस किया होगा, ठीक है? तो इसमें जो है आपका दो चीज़ें होती हैं COPD में, आपको पता होनी चाहिए। एक तो होता है आपका क्या, एक होता है आपका एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा होता है, ठीक है? और एक होता है आपका क्रोनिक प्लस क्रोनिक ब्रोंकाइट, ठीक है? आप कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि COPD इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्फाइसीमा एंड डैश, तो उसमें आप लिखोगे एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये दो बीमारियां हैं, COPD इसको बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, और इसमें ब्रोंको डायलेटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है? और ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह दी जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ यूटी यानी अपर UTI होना चाहिए, ठीक है? UTI प्रॉब्लम इन मेल एंड फीमेल ऑफ एल्डरली, तो क्या होता है UTI, ठीक है? ठीक है, तो मोस्ट कॉमन और डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, UT का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है? यहाँ पर जो UT लिखा है यूरिनरी, यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है अडल्ट एज जो ओल्ड एज है उसमें UTIs कॉमनली फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, क्योंकि ये जो है हमारे हाइजीन प्रॉपर नहीं रहती ना, इस वजह से, ठीक है? नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन एल्डरली। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके फाइबर डाइट्स वगैरह इंक्लूड करनी है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है इंक्लूड करना है, एक्सरसाइज हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हाई फाइबर डाइट जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन डाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कंज्यूम मतलब कम हो जाता है एज ए वो, मतलब बॉडी वेट भी कम हो जाता है, तो प्रोटीन कहाँ से उसको देना उचित नहीं है, ठीक है? उसी प्रकार से फैट कंटेंट तो ऑलरेडी कम लेना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है BPH इज कॉमन इन, तो BPH का फुल फॉर्म क्या होता है, बिनाइन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लेसिया, ठीक है? ब्राइन प्रोस्टेट हाइपर, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो होता है इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाए जाते हैं, मेल्स में, ठीक है? तो BPH जो है कॉमनली सीन जो है एल्डरली में हो जाता है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है कि BPH जो है हो जाता है, ठीक है? मेल्स में, ठीक। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, द सिम्टम्स इंडिकेट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी आर। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो नॉक्चुरल और हेस्टेंसी और एन्यूरिया, ठीक है? ये जो सिम्टम्स है ये ब्राइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में देखेंगे, ठीक है? नॉक्चुरल मतलब नाइट में जो है उनको जब वो स्लीप होंगे तो स्लीप में जो है क्या हो जाएगा, यूरिन पास हो जाएगी, ठीक है? बेड वेटिंग मतलब, ठीक है? और हेजिटेंसी होगी, एन्यूरिया यानी कभी कभी यूरिन ही नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि वो लार्ज हो गया ना प्रोस्टेट, तो क्या करेगा, हमारा जो पाथवे है यूरिन का, यूरिनरी ट्रैक ट्रैक से आपका यूरेथ्रा तक उसको प्रेशर डालेगा, तो क्या होगा, यूरिन बाहर ब्लैडर से नहीं आ पाएगी, ठीक है?
तो यहाँ पर जो है हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए करे थे, ठीक है। तो ये हमने इसमें डिस्कस करा इस वीडियो में आपका, एक तो एल्डरली केयर पर, ठीक है। उसके बाद हमने मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस अब्यूज, और साथ साथ में हमने ऑक्यूपेशनल जो डिजीजेज हैं उससे रिलेटेड हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बताए आपको, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल सकते हैं, और बहुत पहले भी ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है इन क्वेश्चन से, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। हमारी वीडियो सीरीज को भी देखिए, अपनी पढ़ाई भी कीजिए, अपने जो नोट्स हैं ज़रूर उसको बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आप जब एग्ज़ाम जैसे आपका अगले महीने है तो आप एक हफ्ते पहले जो है या 2-3 दिन पहले उसको रिवाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि बल्कि सिलेबस है, बल्कि सिलेबस को तो आप 2 दिन में कवर कर नहीं सकते, तो उस टाइम क्या हो जाए, हड़बड़ी हो जाती है। तो और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में जाने से पहले, अन्यथा क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो सवाल नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप जो है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं 1-1 घंटे की आपकी क्लास लेता हूँ, तो 1 घंटे में जितना भी आप गेन कर रहे हैं, तो उसको जो है, जो भी आपको नया चीज़ लग रहा है मैं बता रहा हूँ, या आपको टिपिकल लगता है जो आपने कभी पहले नहीं सुना, पहले नहीं पढ़ा, तो आप उसको नोट कर लीजिए। A4 साइज़ के पन्ने ले लीजिए 50 शीट की, उसको स्टेपल करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और एरो डायग्राम से करिए, उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कोई डिजीज़ लिखा, तो उसको आप वहाँ पर सीधे, जैसे मेनोपॉज़ लिखा आपने, मेनोपॉज़ क्या होता है, उसको कब होता है, तो एज उसकी लिख दी, ठीक है। और एल्डरली एज का जो ग्रुपिंग है वो लिख दिया। इस टाइप से आप करोगे, सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाओगे, तो वो जो है आपको रिवीजन भी क्विक हो जाएगा और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आप जो है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, और आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का, हमने क्वेश्चंस, और हमारा जो मेन फोकस है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम एमसीक्यू आपको करा सकें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू करोगे, जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा, जितना प्रैक्टिस होगा, उतना आपका सिलेक्शन के चांस हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जितना आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी तो आपने ऑलरेडी कोर्स के दौरान पढ़ी रखी है ना, उसको ज़्यादा अब उसको तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। वो खाली एक रिवीजन के लिए है थ्योरी आपकी। लेकिन आप मेन जो है, क्या परीक्षा क्या है, आपको जो है उसके आधार पर, उसके पैटर्न के आधार पर तैयारी करनी है, ठीक है। तो तब जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, मेरी वीडियो से करो या और अदर की वीडियो से करो, लेकिन जहाँ से भी नॉलेज मिल जाए, वो सोर्स जो है आपको बस यूटिलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक।